राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो हम आपके सामने पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं उसकी एक नई कड़ी है ये। उसमें आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में साइबर अपराध का कैसा परिदृश्य है, और साइबर अपराधी अगर डाल है तो पुलिस पात है, उनका बहुत पीछा करती है और उनको धरपकड़ करते हुए नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है, प्रभावी कार्रवाई कर रही है। तो इसमें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रदेश में साइबर क्राइम, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और TNT टेली कम्युनिकेशंस एंड टेक्निकल, इसके हमारे पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेमंत प्रियदर्शी सर, जो जिनके निर्देशन में सभी साइबर अपराधियों के ऊपर बहुत कड़ी और प्रभावी कार्रवाई हुई है, जिसका पूरे प्रदेश में, और प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी काफ़ी चर्चा हुई है और उसकी सराहना भी हुई है कि किस प्रकार राजस्थान पुलिस साइबर अपराधियों के ऊपर लगाम कस रही है। मैं पॉडकास्ट में सर से बात करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं सर का। कई जिलों में आप SP रहे हैं और SP रहने के अलावा पुलिस मुख्यालय और एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान के भी आप डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा आप इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के अंदर ADG रहे हैं। भारत सरकार में आप CBI की इकोनॉमिक ऑफेंसेस का जो ब्यूरो है मुंबई में, उसमें आप जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं। इसी प्रकार जॉइंट डायरेक्टर CBI भोपाल में भी रहे हैं और CRPF में भी IGP के रूप में आपने सेवाएं दी है और 30 साल से लंबा भारतीय पुलिस सेवा में आपका अनुभव है। तो सर, आपका इस पॉडकास्ट की विशेष कड़ी में स्वागत है। थैंक यू सर। ये साइबर अपराध एकदम बज़वर्ड बन गया है और राजस्थान पुलिस का ये प्रयास है कि इन पे जो कार्रवाई हो रही है वो बज़वर्ड बने, उसकी जो है चर्चा हो, तो बहुत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। तो किस प्रकार सर साइबर अपराधियों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं सर? देखिए, साइबर अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार में MHA में तब लिया गया जब I4C की स्थापना हुई। और I4C आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में डिफरेंट एजेंसी द्वारा साइबर क्राइम को लड़ने में, कोऑर्डिनेशन में, कैपेसिटी बिल्डिंग में मार्गदर्शन और मदद कर रहा है। उनकी मदद से हमने अभी शुरुआत करी मेवात क्षेत्र में, क्योंकि झारखंड के जामताड़ा के बाद राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के पास लगा हुआ मेवात क्षेत्र जो है, भरतपुर, डीग, नूह, ये बेल्ट एक नया केंद्र उभर कर आया साइबर क्राइम के अड्डे के तौर पे। और आज से 4-5 महीने पहले देश में जितने साइबर अपराध घटित हो रहे थे उसका करीब 18% मेवात क्षेत्र में से शुरू हो रहा था। आज ये संख्या कंट्रीब्यूशन घट के 5% पे हो गया है। तो इसमें भरतपुर और डीग की जिला SPs की टीम और IG भरतपुर के मार्गदर्शन में उन्होंने जो भी डेटा का एनालिसिस करके, क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पे साइबर क्रिमिनल्स की पहचान करके और उनके द्वारा जो I4C की मदद से डिफरेंट डेटाबेसेस से कोरिलेट करके उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में तफ्तीश कर उनके खिलाफ चालान पेश किए और ये सुनिश्चित किया कि ये हमारी कमियों के कारण जमानत पे आज़ाद होकर बाहर अपराध नहीं करें। तो इसका बड़ा एक प्रभावी मैसेज वहाँ तो गया ही है। और इसी मोडस ऑपरेंडी को, इसी तरीके, इसी स्ट्रेटजी को अपना करके हम राजस्थान के दूसरे रेंजेस में भी ऑपरेशन एंटीवायरस को रेप्लिकेट करने की हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरे ज़िलों के भी ऑफिसर्स को बुला करके हमने यहाँ पिछले दिनों यहाँ ट्रेनिंग दी है और बहुत जल्दी वहाँ भी हमें इसके परिणाम पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। सर, जो साइबर अपराधी है नित नए तौर तरीके लाते हैं सर ठगने के लिए, और पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। तो आज हमारे साथ सर 11 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजस्थान पुलिस के, वो जुड़े हुए हैं। तो सर, आप उनको किस प्रकार सचेत करना चाहेंगे, किस प्रकार उनको मैसेज करना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे वो अपराधियों के चंगुल में आए नहीं, उनसे बचें सर? देखिए, तरीका अपराध करने का नए ये ढूंढते रहते हैं, लेकिन जितने तरीके ये अख्तियार अब तक कर चुके हैं, अपना चुके हैं, उन सब में अगर आप देखेंगे
तो एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि या तो वो मानव स्वभाव जो है लालच का, ग्रीड का, फेयर भय का या पैनिक का, इसका दोहन करके वो आपको ठगने की कोशिश करते हैं। या तो आपको लालच देंगे कि बहुत जल्दी आपका पैसा दुगना कर देंगे, या आपको डराएंगे कि आपके परिवार का या आपका प्रिय कोई व्यक्ति खतरे में है या खतरे में हो सकता है, या आपकी सबसे अजीज चीज़ है, आपकी जान है, वो खतरे में है। आपको ऐसा डर में डाल देते हैं कि आपको जो एक तार्किक तरीके से सोचना चाहिए आप सोच नहीं पाते, आप उसमें कैरिड अवे हो जाते हैं और गलत कदम उठा करके, विश्वास में आकर के, झांसे में आकर के, भयग्रस्त होकर के उनसे जानकारी शेयर कर लेते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम भय और लालच से बचें और जल्दी से जल्दी इसकी सूचना जो है वो स्थानीय थाने में दें। अगर टेलीफोन कॉल आता है और सस्पेक्टेड फ्रॉड भी अगर है, अगर फ्रॉड नहीं भी हुआ है और हमें लगता है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड है, इसकी सूचना भी हम चक्षु पोर्टल पे, जो CIR का पोर्टल है, उस पर हम उस नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उस नंबर के खिलाफ डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा, उसको ब्लॉक करेगा या उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई है करेगा। सर आपने चक्षु पोर्टल की चर्चा की, सर चक्षु पे दे सकते हैं। एक सर साइबर अपराध के लिए हेल्पलाइन है 1930 जी ये सर बहुत पॉपुलर है, लोग आजकल इनके बारे में जान गए हैं सर। जी। लेकिन लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि 1930 पे अपना साइबर क्राइम होने पे रिपोर्ट करें, फिर थाने पे जाएं, या पहले थाने पे आएं और फिर 193 पे जाएं, या दोनों पे कार्रवाई करनी चाहिए। इसको लेकर के मतलब क्या आप सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए 1930 हेल्पलाइन है, सबसे पहले तो उस पर जाके शिकायत करनी चाहिए और आपके पास जो उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पे cybercrime.gov.in जो पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर भी अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं, जो नेचुरल कोर्स में उस पोर्टल से संबंधित थाने पे शिकायत फॉरवर्ड हो जाएगी और कार्रवाई उस पर शुरू हो जाएगी। सर राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम का जो हमारा पुलिस मुख्यालय से निर्देशन होता है, सर आपके निर्देशन में पूरे जिलों में पुलिस कार्य करती है साइबर अपराधियों की रोकथाम के लिए। तो पिछले दिनों सर ऑपरेशन वज्र प्रहार 1.0 और मेवात क्षेत्र में विशेष रूप से एंटीवायरस कैंपेन चलाई गई सर। इसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहे और जैसा आप अभी सर जिक्र कर रहे थे कि मेवात क्षेत्र में तो 19% से घटकर 5% तक साइबर क्राइम आ गया। तो सर इनकी रणनीति पुलिस मुख्यालय के स्तर से किस प्रकार तैयार की गई और जिलों को लगातार किस प्रकार आपके निर्देश जाते रहे और इनको अब जैसे रेप्लिकेट भी किया जा रहा है सर पूरे प्रदेश में, तो इनकी सफलता के बारे में बताएंगे सर कुछ? इसके लिए देखिए, एक तो जो मैंने कहा I4C से जो जानकारी हमारे पास आ रही थी, क्योंकि उनके पास पूरे देश के साइबर केसेस के जानकारी वो डेटाबेस पे कोरिलेट करते हैं, उसको मैप के ऊपर प्लॉट करते हैं कि ये पर्टिकुलर अपराध कहाँ घटित हुआ, किस लोकेशन पे, उसकी GPS लोकेशन बता सकते हैं, किस मोबाइल नंबर से इस्तेमाल हुआ। तो उसका सारा एनालिसिस करके आप पिन पॉइंट बता सकते हैं कि आज की तारीख में अपराध ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं, किस मोबाइल नंबर से हो रहे हैं। और इस तकनीकी जानकारी को हमने ग्राउंड पे ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे इसका वेरिफिकेशन करने के बाद फिर अपराधियों की पहचान करके उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई शुरू करी और इसके जो सक्सेस रेट रहा है उससे हम बहुत उत्साहित हैं और इसी मेथोडोलॉजी के आधार पर दूसरी जगह हम इसको रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। सर जो नए नए शब्द आ रहे हैं सर साइबर अपराध की दुनिया में, एक साइबर स्लेवरी शब्द है सर। साइबर स्लेवरी है, लोगों को अपने जाल में फंसा करके और उनका लंबे समय तक शोषण करते हैं। तो इस साइबर स्लेवरी से कैसे बचें सर, इसके बारे में क्या सलाह देंगे सर? देखिए साइबर स्लेवरी बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, क्योंकि इसमें दोहरी मार है कि भारत के नागरिक जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं, IT में जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, नौकरी की तलाश में हैं, युवा हैं, ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेते हैं, भारतीय लहजे में बात करते हैं, इनको नौकरी का झांसा दे करके साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ इनको नौकरी का झांसा देकर ले जाते हैं और वहाँ इनके साथ मारपीट करके बंधक के तौर पे बंद कमरे में रखा जाता है। इनको टास्क दिया जाता है कि फलां व्यक्ति को हिंदुस्तान में आप फ़ोन करके
उनसे साइबर ठगी कीजिए। तो जो हिंदुस्तान में बैठा व्यक्ति है उसको लगता है अपने देश से कोई फ़ोन कर रहा है, और जब वो ठगा जाता है उसको पता नहीं चलता कहाँ से हो रहा है। तो इस पे प्रभावी नियंत्रण के लिए मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा, आपको विदेश में अगर कोई नौकरी का ऑफ़र आ रहा है, सबसे पहले देखिए रिक्रूटिंग एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट है अथवा नहीं। MEA की साइट है, उस पर इसकी लिस्ट है, बहुत जल्दी मैं प्रेस में भी साझा करने वाला हूँ। MEA की साइट पे जाकर देखिए, जो रजिस्टर्ड एजेंट हैं वो अगर आपको रिक्रूट करके ले जा रहा है तब तो आप जाइए, अन्यथा आप नहीं जाइए। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा नौकरी के लिए बाहर ले जाना ये अपराध है, और आप इतना सिर्फ चेक कर लें तो ही आपका बचाव हो जाएगा। आप लालच में एक ल्यूक्रेटिव सैलरी के पीछे आप गलत लोगों के हाथ में नहीं पड़ेंगे। पुलिस मुख्यालय से इनके निर्देशन में पूरे प्रदेश में इस जो साइबर अपराध का परिदृश्य है उस पर कैसे नियंत्रण करें उसकी रणनीति तैयार की जाती है। सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे को दी। ऑपरेशन वज्र प्रहार 1.0 चलाया गया है, इसके अलावा एंटीवायरस ऑपरेशन चलाया गया है, सेक्स टॉर्शन से कैसे बचें, लेकिन और भी कई चीज़ें हैं। तो सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज हमारे फॉलोअर्स को सर इसके बारे में बताएं। सर, क्या होता है कि इंस्टा, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सअप है सर, इसके अलावा व्हाट्सअप पे मैसेज आता है सर, टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि आप डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, और लोग अपना डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, और उसके बहाने सर वो कई बार अपने शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें उसके टिप्स देने लगते हैं। लोग धीरे धीरे प्रलोभन में आते जाते हैं, उनको कुछ समय तो अच्छा लगता है, लेकिन सर उसी टेलीग्राम या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो उनका फ़ायदा उठा करके लिंक भेज करके साइबर ठगी कर लेते हैं। तो सर ऐसे प्रकरणों के बारे में सर आप क्या सर सलाह देंगे हमारे फॉलोअर्स को? देखिए, इसमें दो तरीके का काम हो रहा है। एक तो अभी पिछले कुछ समय से शेयर मार्केट में तेज़ी आई है, तो शेयर मार्केट में तेज़ी आई है तो हर आदमी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है मैं अमीर बन जाऊंगा। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि भय या लालच इसी का दोहन करते हैं लोगों को ठगने के लिए। तो लोगों को कहते हैं हम आपको टिप्स देंगे, आप इसमें पैसा लगाओ, पैसा डबल हो जाएगा। या तो इस बहाने वो ठगी कर रहे हैं, या कोई लिंक भेज देते हैं कि आप इसमें ट्रेडिंग शुरू कीजिए, शुरू के कुछ दिन आपसे पैसे लेंगे, आपके खाते में पैसा भी आएगा, आपको लगेगा प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, फिर 1 का 2, 2 का 4 होगा, फिर आपसे 100 मांग लेंगे। तो आपको लगेगा नहीं, 2-3 बार तो मैं कमा चुका हूँ इसमें आगे, और जितना लागत लगाएंगे उसका डबल होता जाएगा। फिर जैसे आप उसको उनको लगता है कि आदमी आ गया, वो कांटे में मछली फंस गई, फिर वो कांटा खींच लेते हैं, आपकी बड़ी रकम फंस जाती है या फिर परेशान होते हैं। मोटी बात है, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू देन दिस इज़ नॉट ट्रू। कम समय में अगर ऐसे कोई शेयर बाज़ार में मालामाल होता तो इतने लोग सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे होते। तो लालच में कम समय में पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई अनजान लिंक नहीं खोलना है। आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपका सारा डेटा उसके पास चला जाएगा। सर, आपने चर्चा करी थी साइबर स्लेवरी की। अब सर डिजिटल अरेस्ट, सेक्स टॉर्शन, ऐसे भी बहुत सारे प्रकरण सर प्रकाश में आते हैं। सर इन प्रकरणों के बारे में कैसे सचेत रहें, कैसे सावधान रहें, और जब ये आते हैं तो सर हमारी राजस्थान पुलिस किस प्रकार से सर एक्शन लेती है, कैसे लोगों को मदद पहुंचाने का प्रयास करती है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी चीज़ इन्होंने निकाल ली, ईजाद कर ली, जिसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं मिडिल एज के या सीनियर सिटीजन को। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड में देख रहा था, जितने लोग डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं मोस्टली उसमें या तो डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। मतलब सोशल मीडिया से प्रोफाइलिंग इन्होंने करके आइडेंटिफाई कर लिया है कि किनको हमें टारगेट बनाना है। पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पुलिस से कभी उनका वास्ता पड़ा नहीं होता, वो समझते नहीं है कि किस विभाग का क्या काम है, कहाँ से ईडी का काम शुरू होता है, कहाँ सीबीआई का काम ख़त्म होता है,
कहाँ लोकल पुलिस होती है, क्या इंटरपोल होती है, ये सब मीडिया में चल रहे सारे नामों का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें ईडी भी हो, मुंबई पुलिस भी हो, कस्टम भी हो, सब एक साथ आपको धड़ाधड़ फ़ोन करेंगे। सबके अलग अलग काम का दायरा बना हुआ है। तो इन सब का भारी भरकम विभागों का नाम लेकर के आपको भयाक्रांत करते हैं कि आपने पार्सल भेजा था, उसमें कोई अवैध वस्तु निकल गई। जब मैंने पार्सल भेजा ही नहीं तो उसमें गलत चीज़ अगर निकल गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई कह रहा है कि ऐसा है तो आप उससे आगे बातचीत मत कीजिए, आप तत्काल कॉल को डिस्कनेक्ट कीजिए, आप लोकल पुलिस में इसकी इत्तला कर दीजिए। इतने केसेस हो चुके, मैं पुनः लोगों से गुजारिश करूंगा, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, हित मित्रों में, आपके सीनियर सिटीजन फैमिली मेम्बर जो अकेले रहते हैं उनको आगाह कीजिए कि निरंतर रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात करते रहें, और कोई घटना अगर हो जाती है तो उसको मारे डर के छिपाएं नहीं, जल्द से जल्द उसको रिपोर्ट करें। डिजिटल अरेस्ट नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई आदमी आपके ऊपर 24 घंटे निगरानी रख सकता है। आपको डराने की नाकाम कोशिश है। लोकल पुलिस से आपको हर तरीके से मदद करेगी। जहाँ से भी नहीं आए, अपना कीमती ज़िंदगी भर की कमाई डिजिटल अरेस्ट के नाम पे आप उनको नहीं सौंपें। सर, समाचार माध्यमों में जो राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच है उसने अभी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया सर, उसकी बहुत चर्चा हुई। मोबाइल जो गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो गुमशुदा मोबाइल वैलिड जो ओनर्स हैं, धारक हैं, उनको लौटाने के लिए सर 2 महीने कैंपेन चलाया गया। और उसमें हमने ये पढ़ा सर कि 5,000 2 महीने में 5,000 से ज़्यादा मोबाइल ट्रेस करके और लोगों को वापस लौटाए गए। और सर उसकी ये भी जानकारी सामने आई कि उसकी सफलता को देखते हुए उसको भी लगातार संचालित करने के सर आपने निर्देश दिए। तो सर इसकी क्या उपलब्धि रही और ये इसके बारे में सर आप क्या प्रकाश डालें? जी, देखिए, आज की तारीख में लगभग हर आदमी के पास कम से कम एक मोबाइल तो हर व्यक्ति के पास है। डेटा सस्ता हो गया, मोबाइल भी सस्ते हो गए, तो हर आदमी कम से कम एक मोबाइल तो रखता है, क्योंकि मोबाइल में कई तरह के कंप्यूटर का काम हो जाता है, ऑर्गेनाइजर हो जाता है, मैसेजिंग हो जाती है। तो ऑल इन वन एक आपके पास एक गैजेट आ गया। ये अगर गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो इसके 2 इम्प्लीकेशन हैं। एक तो आपका इम्पोर्टेंट डेटा और मोबाइल तो गया ही गया, इसका दुरुपयोग अगर दूसरे किसी घटना में होता है और आपने अगर रिपोर्ट नहीं की है और कल होके वो पता चलता है कि आपका मोबाइल था, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो अगर मोबाइल गुम हो जाए या चोरी हो जाए, अगर आप राजस्थान में हैं, सबसे पहला काम कीजिए, आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ एक सुविधा दी हुई है कि मिसिंग सामान की रिपोर्ट करने की, तो उस पर आप तत्काल मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कीजिए ऑनलाइन राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे। उसका कंप्लेंट की एक कॉपी अपने पास रखिए, कंप्लेंट का नंबर लीजिए। कंप्लेंट की कॉपी और इस कंप्लेंट के नंबर के साथ भारत सरकार का एक पोर्टल है CEIR.gov.in, इस पे आप जाएं। कोई लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ओपन एक्सेस है। इस पे आप जाएं और जो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करी है उसकी कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसमें 1-2 आपको छोटे मोटे आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और आपका मोबाइल रिपोर्टेड हो जाएगा कि आपका मोबाइल गुम हो चुका है, आपके पास नहीं है। अब इस मोबाइल पे जैसे कोई व्यक्ति सिम बदल के उसको चालू करने की कोशिश करेगा तो मोबाइल ऑपरेशन में तो नहीं आएगा, लॉक हो जाएगा और इसकी सूचना जहाँ से ऑपरेट करने की कोशिश की गई है वहाँ के नियरेस्ट पुलिस थाने को पहुँच जाएगी कि आपके एरिया में एक रिपोर्टेड मोबाइल फला सिम से ऑपरेट करने की कोशिश की गई जिसकी गुमशुदगी दर्ज है। एक तो ये है। दूसरा, कई बार लोगों को शिकायत होती है कि साहब मेरे आधार पे मेरे पैन मैंने किसी और काम के लिए दिए थे, उसकी 4 कॉपी बना के सिम गलत लोगों के नाम से उन्होंने भेज दी। नाम मेरा, आधार कार्ड मेरा, पैन कार्ड मेरा और सिम किसी ने प्रीपेड पोस्टपेड सिम खरीद लिया। तो कोई भी व्यक्ति जाके ये जो पोर्टल है CEIR.gov.in,
इस पे जाके कोई व्यक्ति चेक कर सकता है कि उसके मौजूदा मोबाइल नंबर के अलावा उन्हीं दस्तावेज़ों पे और कितने मोबाइल चल रहे हैं। अगर दूसरे मोबाइल चल रहे हैं जो आपके मित्र के नहीं है, आपकी जानकारी के बिना है, तो उसकी शिकायत तत्काल आपको करनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए दूसरी समस्या खड़ी हो सकती है। सर कई प्रकरण होते हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड के, वीडियो कॉल आता है व्हाट्सएप पर या और कॉल आता है, मैसेज आता है, उस सस्पेक्टेड फ्रॉड के केसेस भी रिपोर्ट करने के लिए सर कौन सा माध्यम सर? देखिए, सामान्यतः अपराध में आप थानों पे जाएं अपराध दर्ज कराने तो कहते हैं अपराध पूरा घटित होगा तो ही हम अपराध दर्ज करेंगे, लेकिन जो अटेम्प्टेड फ्रॉड है या किसी ने कोशिश करी या आपको लग रहा है कि सस्पेक्टेड है, और आजकल उसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई है कि उस नंबर से IVRS मतलब रिकॉर्डिंग मैसेज आपके पास आएगा कि आपका सामान है, प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं, जानकारी के लिए 2 दबाएं। तो इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग सुन के आपको लगता है ये तो कोई ऑथेंटिक है, ये ठग नहीं है, लेकिन ठग मायावी है, वो कई रूप ले सकता है। तो जहां आपको लगे सस्पेक्टेड फ्रॉड है, आप उसका स्क्रीनशॉट लें, बातचीत वही बंद करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और CIR.gov.in के चक्षु पोर्टल पे जाके इसकी रिपोर्ट करें। सर आप स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम SCRB के नाम से जानते हैं, सर आप उसको भी हेड करते हैं जी। तो इसकी सर क्या गतिविधियां रहती है, इसके कैसी कार्यप्रणाली है सर, क्या इसके लिए क्या क्या रोज़मर्रा में क्या कार्रवाई की जाती है सर? देखिए, SCRB का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो जो CCTNA सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए देश के सारे थानों के रिकॉर्ड एक दूसरे से कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसको मेंटेन करना है। पुलिसिंग की सारी जो भी वर्किंग है वो हमारी वर्किंग के साथ कंप्यूटर पे अपलोड होती रहती है। और अब जो आगे है उसमें ICJS का कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें क्रिमिनल जस्टिस के जो अन्य दूसरे स्तंभ हैं पुलिस के अलावा, जैसे प्रोसिक्यूशन है, प्रिजन है, जेल है, फॉरेंसिक है, कोर्ट है, तो ये चारों पांचों अपनी वर्किंग के दौरान एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर पाएंगे सिक्योर तरीके से और बिना रियल टाइम में, बिना खतो किताबत की, बिना समय गंवाए एक दूसरे की रिपोर्ट प्रोग्रेस से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उस पर आगे कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। तो इससे एक तो ये है कि डेटाबेस बड़ा मजबूत तैयार होता है और उस पर आप अलग अलग तरीके की एनालिटिक्स करके आप समझ सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें जो बैठ के पहले हम मैनुअली कर सकते थे, कई दिन लगते थे, वैसे क्लिक ऑफ ए बटन वो हम कर सकते हैं। सर आपने राजस्थान पुलिस के जो सोशल मीडिया पे हमारे फॉलोअर्स हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो आपने सर अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, साइबर क्राइम, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और टेक्निकल सर्विसेज हेमंत प्रियदर्शी सर। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इन जानकारियों को आप और अधिक शेयर कीजिए, खुद अवेयर हो, दूसरों को अवेयर करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें ताकि साइबर अपराधियों पर लगाम कसने की जो मुहिम है राजस्थान पुलिस की तो लगातार जारी है, लेकिन जब तक आप पूरी तरह सजग सचेत होकर के और अपने व्यवहार में, अपना जो तकनीकी व्यवहार है उस पर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक ये मुहिम जो है जिस सिरे तक पहुंचनी चाहिए, जिस मुकाम तक पहुंचनी है चाहिए, वो नहीं पहुंच पाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस पॉडकास्ट के बाद में और ज़्यादा अवेयर होकर के कार्य करेंगे। आपको ये पॉडकास्ट जो प्रसारित हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में आपने अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो उनका भी आपका स्वागत है, उनका हमें इंतजार रहेगा। तो सर एक बार आपका फिर शुक्रिया। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।